अब देखो, कंपनी वांट्स टू फाइल एन अपील बिफोर द एपलेट अथॉरिटी। कंपनी को अपील फाइल करना है, फर्स्ट लेवल अपील, ध्यान रखना, एपलेट अथॉरिटी। हाउ मच कंपनी हैज टू पे एज प्री डिपॉजिट अंडर सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 of the CGST Act if the company appeals against part of the demanded amount, say tax 5 lakh, इंटरेस्ट 20,000 एंड पेनल्टी 30,000। मतलब ये पार्ट ऑफ द ऑर्डर के अगेंस्ट में इन्होंने अपील फाइल किया है एंड एडमिट्स द बैलेंस लाइबिलिटी। बाद बाकी जो एडमिट किया है वो उन्होंने बैलेंस अमाउंट एडमिट किया है। तो आपसे पूछा है कि बताओ प्री डिपॉजिट कितना पे करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट लेवल अपील बिफोर द एपलेट अथॉरिटी। तो यहां हम पढ़ के रखे 10% ऑफ द अमाउंट इन डिस्प्यूट प्लस 100 ऑफ द, आई मीन 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट प्लस 100% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विच हैज बीन एडमिटेड। तो जितना पार्ट आपने एडमिट कर लिया, चाहे वो टैक्स का हो, इंटरेस्ट का हो, पेनल्टी का, वो आपको एज अ प्री डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। प्लस जो टैक्स का अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा एज प्री डिपॉजिट। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देना, यहां पे अगर हम आईजीएसटी ड्यू, आईजीएसटी है तो ऑब्वियसली टोटल सी और एस का है। ध्यान रखिएगा आईजीएसटी का ओवरऑल लिमिट क्या है, 50 करोड़। 50 करोड़, सीजीएसटी का 25 करोड़, एसजीएसटी का 25 करोड़। तो एज पर सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी इसकी ओवरऑल लिमिट क्या है प्री डिपॉजिट की, 50 करोड़ एट द लेवल ऑफ एपलेट अथॉरिटी एंड एट द लेवल ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल इट इज 100 करोड़। तो यहां पर आप ध्यान दो, यहां पर क्या है कि आपका जो टैक्स का जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो है 5 लाख। तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 आपका प्री डिपॉजिट है, प्लस आपका जो रिमेनिंग अमाउंट इन अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है, जैसे कि 8 लाख में से आपने डिमांड आपका जो आपने अपील फाइल किया वो है 5 लाख का, यानी कि 3 लाख आपका अनडिस्प्यूटेड है। इंटरेस्ट 35,000 में 20,000 माइनस करेंगे तो 15,000 आपको अनडिस्प्यूटेड मिल गया। पेनल्टी 50,000 में आप 30 माइनस करेंगे तो 20 आपको अनडिस्प्यूटेड मिल गया। तो टोटल 3 लाख प्लस 15 प्लस 20 गिव्स यू 3,35,000 प्लस 50,000। अगर आप टोटल करते हैं तो आपको मिल जाता है 3,85,000 एज अ प्री डिपॉजिट अमाउंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें आईजीएसटी में 20% करके आए होंगे। बेटा आप लोग समझो, सीजीएसटी के ऊपर जब 10% लग रहा है तो सीजीएसटी का अमाउंट भी कम है और एसजीएसटी का अमाउंट भी कम है। तो टोटल अगर हम सीजीएसटी या एसजीएसटी करते हैं तो सीजीएसटी पे भी 10 करते हैं, एसजीएसटी पे भी 10 करते हैं। आईजीएसटी का अमाउंट तो टोटल में 18% टैक्स जुड़ ही गया, उस पर भी तो आप 10% ही करेंगे, उसका थोड़ी ना आप 20 कर देंगे। ठीक है, तो ये आप मिस्टेक मत करके, आई होप आप ये मिस्टेक नहीं किए हो। ठीक है, तो 10% ऑफ द 5 ऑफ योर 5 लाख जो आपका डिमांडेड अमाउंट है उस पर आपने प्री डिपॉजिट दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ACG Limited, a supplier of TV registered in Gujarat, has a policy to supply one TV at 70% discount to open market price to its top employees। यानी कि वो टीवी सप्लाई करते हैं अपने ओपन मार्केट प्राइस से 70% डिस्काउंट में टू इट्स टॉप एम्प्लॉइज। ओके, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, रिलेटेड पर्सन हो गया सर, क्या हो गया, रिलेटेड पर्सन इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर द कंपनी सप्लाई 20 टीवीज टू दीज एम्प्लॉइज। ध्यान देना, ये गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट नहीं है कि आपको गिफ्ट दिया गया है, आपको 70% डिस्काउंट में दिया गया है, ये कोई गिफ्ट नहीं है सर। द कंपनी सप्लाइड 20 TVs टू दिस एम्प्लॉइज। द टोटल ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच 20 TVs इज ₹7 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यानी टोटल बताया है 20 टीवी का मिला के आपका ओपन मार्केट वैल्यू आ रहा है 7 लाख रुपीज। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। सबसे पहले शेड्यूल 1 में अपने चलते हैं। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्संस will be deemed to be supply if it is made without any consideration। तो यहां पर आप देखो, ये तो शेड्यूल 1 हो गया, बट यहाँ पे आपसे प्राइस जो है ये रिलेटेड पर्संस के बीच में जो सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन एंड इट इज सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी। सबसे पहले ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। रूल नंबर 28, रूल नंबर 28 बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और इफ नॉट ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल तो बहुत सारे, इफ रेसिपिएंट इज नॉट एलिजिबल, इफ रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी तो आप एक्सेप्टेड वैल्यू ले लो विच इज एज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस वैल्यू। बट यहाँ पे अपना जो वैल्यू सप्लाई आएगा वो आपका ओपन मार्केट वैल्यू आएगा। क्या आएगा, ओपन मार्केट वैल्यू। तो ओपन मार्केट वैल्यू शुड बी कंसिडर टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हालांकि इसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचे होंगे कि 7 लाख को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो अपना 35,000 पर टीवी सप्लाई की वैल्यू आ रही है पर इंप्लॉय। तो 50,000 से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट ध्यान से सुनो, वो गिफ्ट है। अगर गिफ्ट है मतलब विदाउट कंसिडर, बट यहाँ पे 70% डिस्काउंट बोला है,
तुमसे कुछ चार्ज किया जा रहा है तो ये गिफ्ट नहीं हो सकता, समझ गए? तो मेरे हिसाब से आंसर डी है 7 लाख, ऑल्दो इंस्टीट्यूट का जो फाइनल आंसर आएगा वो अपने को एक बार चेक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कवर्ड अंडर एग्जामिशन नोटिफिकेशन नंबर दिस, मतलब बेसिकली जो एग्जाम नहीं है, जो एग्जाम नहीं है वो आपको बताया है, पूछा है विद रेफरेंस टू जीएसटी ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन विच इज चार्ज बाय आरडब्ल्यूए। तो आरडब्ल्यू अपने मेंबर से जो चार्ज कर रहा है आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स कवर्ड नहीं है, मतलब जो टैक्सेबल है, ठीक है? एनुअल टर्नओवर ऑफ आरडब्ल्यूए मोर देन 20 लाख एंड मंथली मेंटेनेंस चार्जेस इज, आपको याद होना चाहिए 7,500 पर मेंबर से कम होना चाहिए, तो ये कम है सर, 7,300 है, तो ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा। एनुअल टर्नओवर ऑफ आरए इज मोर, आरडब्ल्यू इज मोर देन 20 lakhs, मतलब लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, एंड मंथली मेंटेनेंस चार्ज रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल मेंबर इज 8,500, तो यस ये आपका एग्जामिशन में कवर्ड नहीं है, ये आपके एग्जामिशन में कवर्ड नहीं है। एनुअल टर्नओवर ऑफ आरए इज लेस देन 20 लाख, लेस देन 20 लाख है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबिलिटी नहीं है, तो इस पे कोई जीएसटी ही नहीं लगेगा। बट द मंथली मेंटेनेंस चार्जेस इज 15,500, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये इस पे अपने सीबीआईसी का सर्कुलर पढ़े थे, ठीक है ना? सीबीआईसी का सर्कुलर पढ़े थे कि इफ इट इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड देन नो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन आरडब्ल्यूए। एनुअल टर्नओवर अगेन 20 लाख है तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, ऑल्दो इसमें आपका मंथली मेंटेनेंस जो है 7,500 है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है आपका? टू, ओनली टू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मेसर्स क्यूआरटी मेड सर्टेन गिफ्ट्स टू इट्स एम्प्लॉइज, सर्टेन गिफ्ट्स अपने एम्प्लॉइज को देता है। गिफ्ट्स में अपने पढ़े थे शेड्यूल 1 में अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी सप्लाई, तो मिस्टर ए का सप्लाई नहीं माना जाएगा और मिसेस सी का भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, पर एम्प्लॉय फिगर होता है। और मिस्टर जेड है आपका 57,000, तो विच ऑफ दिस गिफ्ट शैल बी लायबल टू जीएसटी? मिस्टर जेड, दैट इज ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एकदम स्टैंडर्ड एकदम सिंपल क्वेश्चन था। द पर्सन हु इज हु वाज ऑपरेटिंग अंडर द नॉर्मल स्कीम बट नाउ ही वांट्स टू कन्वर्ट इनटू द कॉम्पोजिशन स्कीम, ध्यान देना ये माइग्रेटेड टैक्स पेयर्स वाला कंडीशन नहीं है, ये आपका फ्रेश है कि आप स्विच इन कर रहे हैं नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में, तो बिफोर द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू नीड टू फाइल इंटीमेशन इन सीएमपी 2, तो करेक्ट आंसर क्या है? सीएमपी 2। Next, Mr. Kapil, the director of a company TRT Limited registered in Chennai, went for 2 days official seminar in Delhi. Delhi में एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गए। From Noida, नोएडा से ही booked a hotel in Delhi. दिल्ली में एक होटल उन्होंने बुक किया and provided the company GSTN. कंपनी का GSTN क्या है? चेन्नई का है। What is the place of supply? This service is in relation to Imul property. This is an accommodation service in Imul property and location of the immovable property will be considered to be the place of supply. तो दिल्ली जो है that will be considered to be the place of supply. Next, under GST law ये again syllabus जो था मेरे हिसाब से ये what is the due date of issue of TDS certificate, इसका एक्चुअल में बेटा जो प्रोविजन था वो डिलीट हो चुका था, बट इंस्टीट्यूट ने फिर से यहाँ पर पूछ लिया। आई थिंक दे हैव टेकन फ्रॉम द पास्ट टर्म पेपर। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट? दिस इज 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ टीडीएस। ये होता है आपका जीएसटीआर 7A। 7 तो आपका रिटर्न है जो है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और 7 है आपका टीडीएस सर्टिफिकेट है, दैट इज 7A विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ टीडीएस। ड्यू डेट ऑफ फाइल, ड्यू फाइल जीएसटीआर 6, आईएसडी का जो रिटर्न होता है जो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रेडिट्स, तो उसके लिए उसका जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है वो है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ये सब एकदम इजी क्वेश्चंस थे। इफ अ पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड ऑन 12th November, दिस इज डेट ऑफ लायबिलिटी, एंड ही हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 18th November, दैट इज विद इन 30 days, सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड ऑन 24th November, देन व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? इफेक्टिव डेट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का? डेट ऑफ लायबिलिटी। तो डेट ऑफ लायबिलिटी क्या हो गया? 12th of November विल बी कंसिडर्ड टू बी द डेट ऑफ लायबिलिटी, आई मीन that this will be considered to be the effective date of registration. ये बहुत अच्छा सवाल था। सेक्शन नंबर 60, दैट इज प्रोविजनल असेसमेंट इन जीएसटी से पूछा गया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 21st August, 21st August को हमने सप्लाई किया कंसाइनमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिसॉर्टेड बाय अ पर्सन हु फाइल्स रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। हमने प्रोविजनल असेसमेंट अप्लाई किया, असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 20th November and the taxpayer became liable to pay a differential IGST amount of 10,000, यानी कि यहाँ पे मेरी liability pursuant to finalization इंक्रीमेंट हुई, दैट इज 10,000, आई एम लायबल टू पे मोर।
द टैक्स पेयर पेड दिस अमाउंट ऑन 20th December, 20th December को टैक्स पेयर ने ये अमाउंट पे किया. द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द टैक्स पेयर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट. तो अपने पढ़े थे अगर आपका फाइनल असेसमेंट के टाइम पे अगर आपका नंबर ऑफ डेज, अगर आपका फाइनल असेसमेंट के टाइम पे इफ योर अमाउंट इज लायबल टू बी पेड, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. तो ये 21 अगस्त को हमने सप्लाई किया कंसाइनमेंट, तो ये 20 सितंबर से इसका इंटरेस्ट मीटर ऑन हो जाएगा सर. 20 सितंबर से जो है इसका इंटरेस्ट मीटर ऑन हो जाएगा. आप फ्रॉम 20 सितंबर द इंटरेस्ट मीटर विल ऑन. तो फ्रॉम 20 सितंबर टिल द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट, दैट इज 20th December. So from 20th September till 20th December, this is the time frame for the period for which interest will be calculated. ठीक है, तो यहां पर आप 20th September से 20th December के बीच में जो पीरियड होगा, इसी पीरियड के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर. तो ये आपका मेन चीज था कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि अगस्त का जो ड्यू डेट है रिटर्न का पेमेंट का वो होगा 20th सितंबर. तो आप 21 सितंबर से आपका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा. तो सितंबर में कितना डेज हो गया आपका? 10 डेज हो गया. एक मिनट. सितंबर में हो गया आपका 10 डेज, अक्टूबर में हो गया आपका 31 डेज, एंड नवंबर में हो गया 30 डेज, एंड दिसंबर में हो गया 20 डेज. तो टोटल आपका 91 डेज आ रहा है सर. 91 डेज के लिए आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा. 91 डेज के लिए जो है आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जो डिफरेंशियल लायबिलिटी है वो आपको 91 डेज के लिए जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट. एकदम इजी इजी क्वेश्चन है ये, मेरे एकदम टैक्स सेवर बुक से पूछा गया था सारे सवाल. अंडर कस्टम्स एक्ट विच इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया. ये तो इंटरमीडिएट का सवाल है. इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आपका मैंडेटरी नहीं है? तो बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, ये सब चाहिए. कमर्शियल इनवॉइस चाहिए. शिपिंग बिल तो एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होता है सर, इंपोर्ट के लिए नहीं चाहिए होता है. तो दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The following is not a condition precedent for grant of duty drawback for re-export of duty paid goods. तो यहाँ पे पूछा गया है सेक्शन नंबर 74. यहाँ पे पूछा गया है सेक्शन नंबर 74 कि जब आप ड्यूटी पेड गुड्स को री एक्सपोर्ट करते हो तो इनमें से कौन सा कंडीशन नहीं है? Goods should be clearly identifiable, ये तो है कंडीशन, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. Goods should have been actually imported earlier and import duty should be paid, ये भी आपका आंसर नहीं है. Goods are actually re-exported to any place outside India, ये भी आपका आंसर नहीं है. Entire lot of the goods imported earlier should be re-exported, this is the basic answer. Entire lot आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और कोई पोर्शन रिमेन नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है हम 70% री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 30% छोड़ रहे हैं, तो 70% नहीं मुझे ड्रॉबैक मिलेगा, 30% नहीं मिलेगा. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट अ कंडीशन. ऑप्शन डी. अंडर कस्टम लॉ द वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड एज अ बोनाफाइड गिफ्ट. आप गिफ्ट कितना तक का गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं? वो है 5 लाख. इसका आंसर क्या है? 5 लाख से ज्यादा आप गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता एज अ गिफ्ट. एंटी डंपिंग ड्यूटी एकदम इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है. एंटी डंपिंग ड्यूटी हायर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन कि लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन? बी इज द करेक्ट आंसर. मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द एंटी डंपिंग ड्यूटी का आंसर. ये बहुत अच्छा सवाल था. मतलब मेरे हिसाब से 30 में से 13 एमसीक्यू, आई मीन 15 में से 13 एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि एकदम फेयरली गुड थे, आप आराम से कर. 13 में से तो 10 तो कोई एकदम इजी लेवल है. 3 आप एवरेज समझ सकते हो. 2 मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल मान सकते हो कि ये वाला एमसीक्यू था 1 जो लास्ट एमसीक्यू है. ठीक है, और थोड़ा सा अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ होगा तो सेकंड वाले एमसीक्यू में कंफ्यूज हुआ होगा, रूल नंबर 28 में. ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से कोई एमसीक्यू डिफिकल्ट लेवल वाला नहीं था. इट इज फेयरली, मतलब आप 30 में से 24 नंबर तो कहीं नहीं जाता आपका, और 30 में से अगर आपको 24 आ गया तो 50 लाना बहुत इजी है 100 में से इन फाइनल. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. ठीक है, स्पेशल एग्जेम्पशन. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. Which of the following statements are incorrect? Special exemption under section 25 of the Customs Act is granted by a notification. No, एक ऑर्डर के थ्रू ग्रांट होता है. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जनरल एग्जेम्पशन जो है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट इज ग्रांटेड बाय इशूइंग एन ऑर्डर. अब ये ऑर्डर जो है ये होना चाहिए नोटिफिकेशन.
जनरल एग्जामिशन हमेशा नोटिफिकेशन के थ्रू आता है, so this is also not correct. Special exemption is required to be published in official gazette because it is extraordinary nature. It is not required to be published in official gazette. This is also incorrect. General exemption is not required to be published in official gazette. ये भी incorrect है. ये तो publish करने की requirement है official gazette में. तो मेरे हिसाब से all four are the incorrect statements. ठीक है, बट हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ और व्यू ले, तो वी नीड टू वेट फॉर द सजेस्टेड आंसर. ठीक है, मैंने आपको बता दिया. प्लीज कमेंट बॉक्स में नेगेटिव रिमार्क्स मत लिखिएगा. सेक्शन बी, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 8. तो ये हो गया आपका एमसीक्यू वाला पार्ट. मेरे हिसाब से इट वाज फेयरली गुड, डिसेंट एमसीक्यूज था. आराम से 24 मार्क्स तो उठाया जा सकता है. बाकी 6 मार्क्स आपके फेट पे डिपेंड करता है और आपने कितना अच्छे से तैयारी किया था उस पर डिपेंड करता है. अब मैं आपको बताता हूं कि 7 क्वेश्चंस में पहले मैं आपको बता देता हूं डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था जो कि आप छोड़ सकते थे. कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ के गए होंगे, जो कि आपका केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था. ठीक है, ऑल्दो कि अगर आप केस लॉ के ऊपर छोड़ो, अगर आप उसको इंडिविजुअली भी सोचते तो आप आंसर निकाल पाते. एक था कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई के ऊपर, ये आपको बताना था. और एक था रिवर्सल ऑफ आईटीसी के ऊपर, व्हेन द सप्लायर हैज नॉट अपलोडेड इनवॉइस इन GST-R1 एंड यू हैव टेकन द आईटीसी. एक इसके ऊपर आपका केस लॉ क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जीएसटी का पार्ट था. नेक्स्ट जो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने सेक्शन 18 ऑफ कस्टम्स एक्ट से पूछा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. ये जो प्रोविजनल असेसमेंट का क्वेश्चन आया था, ये आपके ओल्ड सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स में हुआ करता था, जो कि अब न्यू सिलेबस में नहीं था. बट ठीक है, बेसिक आइडिया वाला क्वेश्चन था. अगर आपने किया होगा तो ठीक है, वरना मैं अगर होता तो मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा आपका प्रॉब्लमैटिक वाला एरिया था. 7A एकदम इजी क्वेश्चन था, कस्टम्स का सवाल था. ठीक है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं. नॉन रेसिडेंट इंडियन फ्रॉम यूएसए डोनेटेड फूड प्रोसेसिंग मशीनरी टू श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट. नाउ श्रीराम पेड कमीशन टू अ लोकल एजेंट इन इंडिया. असिस्टेंट कमिश्नर डिटरमाइंड द एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन एट $18,500 इंक्लूडिंग द डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस. मतलब 10(1) का एडजस्टमेंट के बाद ट्रस्ट एक्सेप्टेड द वैल्यू. ओके, एक्चुअल एयर फ्रेट है जो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता. इंश्योरेंस कॉस्ट $2,500. अदर डिटेल्स आपको कमीशन पेड टू लोकल एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर इज $. दिस पेड इन INR. तो हिसाब से INR वाला वैल्यू लेना चाहिए. ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का आपको एक बार सजेस्टेड आंसर देखना पड़ेगा. इट कैन टेक एन ऑल्टरनेटिव व्यू. तो 1,67,500 आपकी रुपीज में पे हुआ है, तो आपको ये वाला वैल्यू भी रूल नंबर 10(1) में ऐड करना पड़ेगा. कैसे करेंगे आप पूरा क्वेश्चन देख लो. डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री आपका डेट दिया है 25 मार्च का, तो इस दिन का आप एक्सचेंज रेट ले लेंगे. आपको इस दिन का बैंक रेट नहीं, आरबीआई का रेट नहीं, सीबीआईसी का रेट लेना पड़ेगा. अराइवल जो हुआ है वो है 5 अप्रैल को, तो विच एवर इज लेटर बिल ऑफ एंट्री और अराइवल विच एवर इज लेटर दैट इज 5 अप्रैल. 5 अप्रैल का दिन जो बीसीडी रेट था दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी योर रेट ऑफ ड्यूटी. SWS दिया और एप्लीकेबल IGST रेट दिया. यू नीड टू कैलकुलेट द एसेसेबल वैल्यू एंड ऑल दी टैक्सेस एंड ड्यूटीज. तो पहले अपने एसेसेबल वैल्यू निकाल लेंगे. कैसे? 18,500 को मल्टीप्लाई करेंगे रेलिवेंट एक्सचेंज रेट से. ठीक है, उसके बाद अपना जो लोकल एजेंट इन इंडिया में अपने अगर जो कमीशन दिए हैं 1,67,500 वो अपने ऐड कर दिए. अपने को मिल गया FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स आफ्टर रूल 10(1). उसके बाद अपने को क्या करना था, इसका मैक्सिमम 20% फ्रेट ऐड होगा. और आप कंपेयर करो $5,000 से, तो डेफिनेटली 20% इज कमिंग लोअर. इंश्योरेंस आपको जो दिया हुआ है 2,500 इंटू 75 के हिसाब से 1,87,500 आप इसको ऐड कर दिए. टोटल आपका एसेसेबल वैल्यू आ गया. उसके ऊपर आप BCD 15% के हिसाब से चार्ज कर दिए. BCD के ऊपर SWS 10% चार्ज कर दिए. टोटल वैल्यू पे आप IGST 18% ऐड करके फाइनल वैल्यू निकाल लिए. जो भी डिफरेंस आ रहा है फाइनल वैल्यू और एसेसेबल वैल्यू का, वो हो जाएगा अपना कस्टम ड्यूटी. और एसेसेबल वैल्यू हो गया अपना फाइनल वैल्यू, जो कि आपको पूछा गया था. सर इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इधर उधर का पार्ट इसमें नहीं पूछा गया था. ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का जब आंसर आएगा वहां से एक बार अपने को देख लेना चाहिए था, वो अपने बाद में देख लेंगे. ठीक है सर. नेक्स्ट, तो ये हुआ आपका 7. 6 वाला जो पार्ट था ये पूरा आपका FTP वाला पार्ट पूछा गया था. अगर आपका FTP थोड़ा सा भी आपने पढ़ा था तो इजी वाला पार्ट पूछा गया था. EPCG स्कीम से हमने पढ़ा था EPCG ड्यूटी क्रेडिट्स. ठीक है, एक्सपोर्ट EPCG ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अंडर FTP पॉलिसी. ये कोई चेंज वाला पार्ट नहीं था, जो पुराना पॉलिसी में था नया पॉलिसी में भी यही था. बेसिकली कैपिटल गुड्स
can be imported on full payment of duty in cash, and later that basic custom duty which you have paid can be remitted to the taxpayer, to the importer, in the form of ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो इसी के ऊपर आपको अपना थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स देना था। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम से एकदम बेसिक सवाल पूछ लिया गया कि हु इज एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। यू नो, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, डीम्ड एक्सपोर्टर, एवरीवन कैन टेक। एलिजिबल सप्लाईज पे कौन कौन से एलिजिबल सप्लाईज पे आप जो है एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते थे, वो भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे। और वैलिडिटी पीरियड क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, 12 मंथ्स। जिस दिन आपने एडवांस ऑथराइजेशन आपको इशू किया गया वहां से 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी इधर उधर का बात यहां से नहीं पूछा गया था सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक यू शुड हैव अटेम्प्टेड। 5 तो बहुत ही इजी था। 5 का एक पार्ट आपका टाइम ऑफ सप्लाई से आया था, जो कि एकदम इजी वाला पार्ट था। B&M लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू LKM लिमिटेड। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड, यानी सप्लाई में गुड्स की क्या होगी, मूवमेंट होगी। गुड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री ऑन 9th April and were delivered to the factory on 15th April. Invoice was issued on 18th April and payment was credited on 20th May. Entry was made in the books on 19th April. Determine the time of supply for the purpose of payment of tax. तो बेसिकली ये हो गया आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 से कनेक्टेड। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। Due date of invoice will be 9th April 2024. That is the last date on which invoice was required to be issued. And the actual date of invoice is 18th April 2024. So time of supply as per section 12 subsection 2 of CGST Act will be 9th of April 2024. तो ये आपका आंसर होता सर। अब बी वाला पार्ट में एक ट्रिक था। यहाँ पे इन्होंने, जो बच्चे मेरा वीडियो नहीं देखे ठीक से, उसमें कंफ्यूज किए होंगे वो। यहाँ पर कन्वर्जन वैल्यूएशन रूल में दो तरह के सब रूल है व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन इन ऑफ मनी एक्सचेंजर सर्विसेज। 20th September company registered in Mumbai started the activities as a money changer. It has undertaking the following activities of purchase and sale. ये 1 and 2 दे दिया, ये दो ट्रांजैक्शन हुआ है। JKL wants to avail the option as per rule 32 सब रूल 2 clause B, यानी कि ये स्लैब बेसिस में था। यहाँ पे RBI रेफरेंस रेट काम नहीं आएगा सर। Assess the value supply in each of the cases and also state the condition which the company has to follow to opt this rule. Sir, once you have opted for this rule, you cannot change it during the remaining part of the financial year. ये आपका आंसर था। और रिस्पेक्टिव में आपको स्लैब बेसिस पे करना था, अप टू 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे $250 सोल्ड एट द रेट ऑफ 77 पर डॉलर, RBI रेफरेंस रेट हमको इग्नोर करने का है। तो यहाँ पे 77 into 250 हम करेंगे तो 19,250 आएगा। तो अप टू 1 लाख पे अपने को पता है 1% ही होता है, और 250 विच एवर इज हायर। तो अप टू 19,250 में आपका 192.5 और 250 विच एवर इज हायर क्या होगा, 250 विल बी कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट केस में अपने पढ़े $2,300 परचेज एट द रेट ऑफ 76.5, RBI रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल, दरकार भी नहीं है। तो 2300 इंटू 76.5 आपका टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो है 1,75,950 समथिंग, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन स्लैब बेसिस लगाना पड़ेगा, अप टू 1 लाख 1%, that is 1000 rupees. Next 75,950 पे आपको 0.5% लगाना पड़ेगा, that is 379.75. तो टोटल आपका आ रहा है 1379.75. So this will be your value of supply as per rule 32 sub rule 2 clause B. ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो आप इजीली कर सकते थे। Again, discuss in brief the consequences of not complying provisions to related to TCS. सर किसी को अगर नहीं भी आता वो भी दिमाग लगा के ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वाला पार्ट से सोच सकता था। एज पर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड इफ आई एम नॉट कंप्लाइड विद द TCS प्रोविजन। तो क्या आपने पढ़े थे, एज पर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 आपने पढ़े थे 10% ऑफ द टैक्स, मतलब बेसिकली आपका जो भी अमाउंट ऑफ TCS आपने कलेक्ट नहीं किया है और 10,000 विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड टू बी द पेनल्टी अमाउंट। इतना पेनल्टी आप पे लग सकता है। फर्दर अपने पढ़े थे सेक्शन you can get a issue of notice under section 46 for not filing the returns, for not filing the statements under section 52, and you can be subjected to a late fees. आपके ऊपर late fee भी लगाया जा सकता है। Then if you have not collected TCS and then if you have collected TCS but not paid to the government, again a demand under section 76 can also be invoked upon you. तो there are various sections pursuant to which TCS का प्रोविजंस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये सारे पेनल्टीज लगाया जा सकता है। सर यहाँ पर हमने केस लॉ वाले क्लास में मैंने आपको 2 क्लास दिया था जो पूरा केस लॉ से रिलेटेड था। सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज बैटरी विद यूपीएस, बैटरी और यूपीएस का सप्लाई
whether it constitutes a mixed supply, discuss the validity of statement with the advance key ruling, with the help of key advance ruling. तो यहाँ पे एक स्विचिंग एवो इलेक्ट्रो पावर बोल के हमने एक एडवांस रूलिंग पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था सप्लाई वाले चैप्टर में, और ये स्टेटमेंट डेफिनेटली वैलिड है दैट व्हेन एनी यूपीएस इज सप्लाइड विद अ मल्टी यूज्ड बैटरीज व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस purposes, so this is not considered to be a composite supply although it is made for a single price, because it can be supplied independently, and hence this supply will be considered to be a mixed supply. So definitely this statement is absolutely correct in view of the advance ruling. ठीक है, अब किसी को ये रूलिंग के बारे में पता नहीं है, बट किसी को ये बेसिक आइडिया है कि भाई एक्सटर्नल स्टोरेज बैटरी का तो मल्टीपल पर्पस यूज आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो यूपीएस के साथ ही सप्लाई किया जाएगा, तो ये डेफिनेटली एक मिक्स सप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट 3B एक बहुत ही इजी सवाल था, ठीक है। 3B में फर्स्ट पार्ट तो देखो, आपसे एक एग्जम्पशन वाला पार्ट पूछा था, इंटरेस्ट वाला पार्ट पूछा था, ठीक है, आरसीएम वाला पार्ट आ रहा था। आइए बात देख लेते हैं 3A। पीएनआर अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, मतलब ये एक इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ जीएसटी इन केरला, एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। कंसर्न प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विस इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सप्लाईज मेड ऑल्सो एज वेल एज इनपुट सर्विसेज ऑल्सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। उन्होंने सर्विसेज कुछ लिया और सप्लाईज दिया भी। तो अमाउंट कलेक्टेड फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, ये एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज नहीं है, तो दिस विल बी टैक्सेबल। फी पेड फॉर, यानी ये रिसीव किया है सर्विसेज फॉर योगा कैंप्स कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय अ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट इन रिलेशन टू in relation for charitable purposes, which is totally exempted in GST, so no GST will be applicable on this service. Interest received on FDs from a nationalized bank, again this is a pure interest on this is supply of services by way of extending deposits, again which interest is received, this will be totally exempted from GST, ये notes आपको देना पड़ेगा। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, ध्यान देना, फॉरेन डिप्लोमैट्स को सर्विसेज दिया गया, फॉरेन डिप्लोमैट्स ने सर्विस नहीं दिया है, तभी तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का जन्म हुआ। फॉरेन डिप्लोमैटिक मिशन को जो सर्विसेज दिया गया उस पर जीएसटी चार्ज होगा, दिस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। Receipts from running an educational institution, including receipts for providing residential dwelling service by the institution to the students, हमने पढ़ा था all services provided by educational institution to students will be totally exempted in GST। तो educational institution is an institution which is covered under the notification, तो ये भी totally क्या हो जाएगा, exempted हो जाएगा। तो अभी तक taxable खाली आपका ये 15,000 है और ये 50,000 है। नेक्स्ट, सप्लाई वैल्यू इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कुछ याद आ रहा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल आरसीएम में पढ़े थे, टू दिस AGL लिमिटेड, दिस व्हीकल इज यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स ओनली। तो सर यहाँ पे जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, आपका जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज है, अब ये वाला जो व्हीकल है ये कैरिंग गुड्स ओनली के लिए दिया हुआ है गाइस, ये थोड़ा सा एक डिबेटेबल इशू हो सकता है, बिकॉज रिवर्स चार्ज में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि दैट व्हीकल शुड बी कैरिड यूज्ड फॉर पैसेंजर्स ओनली। इसमें कोई स्टूडेंट अगर एग्जामिशन भी लगा के आ गया होगा कि हायरिंग अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट टू जीटीए, एज सच यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं कि एजीएल जीटीए की नहीं है, तो आई थिंक सेफ होता कि अगर आप आरसीएम इसमें अप्लाई कर दो तो, बट अगेन वी नीड टू सी कि इंस्टीट्यूट उसका क्या ट्रीटमेंट लेता है। इन द सजेस्टेड आंसर मैंने आपको प्लेनली बता दिया कि ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। अब यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी आपको निकाल लेना है, और आपको रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी भी यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ व्हीकल, जहाँ पे 5% जीएसटी है, बाद बाकी सारे आइटम्स पे 18% जीएसटी, तो 18% जीएसटी ऐड कर देना और बाकी आरसीएम में अलग से 5% जीएसटी अप्लाई कर देना। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट इसका, ये आपको यहाँ पे पेबल इन कैश निकालना था, आउटपुट टैक्स पेबल, आरसीएम, आरसीएम तो हमेशा कैश में ही जाएगा, प्लस आपको आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी यहाँ पे आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपको आउटपुट टैक्स दिया हुआ है, तो आपको कैश पेबल निकालना था। अवनी फाइल्ड जीएसटी रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जैन ऑन 11th अप्रैल, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट भी लगेगा पक्का से। ओरिजिनल ड्यू डेट इज 20th Feb, डिटेल्स ऑफ टैक्स असिस्ट एज पेबल फॉर द मंथ आर गिवन बिलो, असेस द नेट टैक्स पेबल इन कैश फाइल फाइलिंग द रिटर्न एज वेल एज द इंटरेस्ट। आपसे बिल्कुल भी लेट फीस नहीं पूछा है, आपको खाली टैक्स पूछा और आपसे इंटरेस्ट पूछा है। तो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, एसजीएसटी भी आप खुद से कर लेना। सीजीएसटी में जैसे 1,80,000 है, यहाँ पे आपका सबसे पहले आईटीसी जो आप माइनस करोगे, यूटिलाइज करोगे, प्लस जो आपने आरसीएम पे किया उसका भी आपको आईटीसी मिलेगा 40,000, तो टोटल आपका नेट टैक्स पेबल आ गया आउटपुट टैक्स 70,000। आरसीएम आपको कंपलसरी कैश में पे करना पड़ेगा 40, तो आपका टोटल टैक्स आ जा रहा है 1,10,000, जो कि आपको कैश में पे करना पड़ेगा सर।
तो सर हमने पता है कि इस केस में सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम, ठीक है, ड्यू डेट के बाद वाले डेट से टिल द एक्चुअल डेट। तो आपका जनवरी का ड्यू डेट आपका 20th फेब, 21st फेब से 11th अप्रैल। ध्यान देना इस बार फेब में 29 डेज है, 24 है ना तो 9 डेज है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो नंबर ऑफ डेज आएगा उसके हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, वैसे ही सीजीएसटी में वैसे ही एसजीएसटी में। नाउ पूछ रहा है assuming that the concern has ITC balance of 2,50,000 each under CGST and SGST for the month। आपके पास CGST का 2,50,000 और SGST का भी 2,50,000 का बैलेंस है। Now you compute the interest if the entire tax due for the month was paid through credit ledger। आप एक चीज भूल रहे हैं, you have paid the tax through credit ledger but RCM तो आपको कैश में ही देना पड़ेगा, तो RCM के ऊपर तो आपकी इंटरेस्ट आएगी। बाकी आप ये आईटीसी जो है आप उसको आउटपुट टैक्स के, जैसे आपका जो 70,000 है आप 7.2 लाख इससे यूज कर लिए, ठीक है, बट 40,000 के अगेंस्ट में यू कैन नॉट यूज आईटीसी, यू हैव टू पे मैंडेटरी इन कैश। तो आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी 40,000 के ऊपर तो कंटिन्यू होगी टू परसिस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। योर इंटरेस्ट लायबिलिटी विल कंटिन्यू टू परसिस्ट ऑन 40,000 सीजीएसटी, 40,000 एसजीएसटी, जो कि आपका आरसीएम लायबिलिटी था। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये था सर अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। E-waybill generation facility to be blocked in respect of outward as well as inward movement of goods for the defaulting registered person. Comment on the validity. It is absolutely not valid in law. As per Rule 138E, E-waybill generation facility is blocked only in respect of outward movement of the goods and not for the inward movement of the goods. Only when if the registered person fails to furnish CMP8 for 2 consecutive quarters, if the registered person fails to furnish returns for 2 tax periods, if the registered person fails to furnish GSTR1 for any 2 months or quarters, if the registered person is subjected to rule number 21, that is suspension of registration. So if any one of the conditions is satisfied, the e-waybill generation facility will be blocked on the outward movement of the goods furnished supplied by the registered person, ठीक है। तो ये एकदम इजी था। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। भाई इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता था। क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में आप बता दो सारा फीचर्स। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 crores may opt to furnish returns under quarterly return monthly payment scheme. Number the day the turnover exceeds the 5 crores, the option will be ineligible from the next quarter itself. कब आप इसे ऑप्ट कर सकते हो? in the second month of the previous quarter till the first month of the current quarter you can opt for the scheme. There are 2 methods to pay the taxes, either fixed sum method or self assessment method. In fixed sum method you need to pay the tax in the first 2 months of the quarter by 25th of the month of the next month, ठीक है। इट कैन बी आप उसमें दिखा देना 100% इन कैश और 35% ऑफ द टैक्स पेड इन द लास्ट क्वार्टर, सब कुछ आप लिख देना इसमें, जो भी चीज आपको याद है क्यूआरएमपी के बारे में, ठीक है। तो देखो गाइस फाइनल लेवल का क्वेश्चन था, पेपर था, मेरे हिसाब से एमसीक्यू में आप आराम से 24 को स्कोर कर सकते थे। बाकी इनमें से 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन तो एकदम मतलब 3 क्वेश्चन तो अनडाउटेडली 7 मार्क्स का, अगर आप देखो 3 इंटू 2 हो गया तो 6 क्वेश्चन हो गया 7 मार्क्स का। 42 मार्क्स तो कहीं नहीं है। 42 मार्क्स का तो ऐसा पार्ट था कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, एकदम इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। 42 मार्क्स का कहीं नहीं है गाइस। बाकी 28 मार्क्स में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इसमें आप थोड़ा सा फाइट आपका होगा, बट 42 मार्क्स प्लस आपका जो 30 मार्क्स है 70 मार्क्स का पेपर तो एकदम इजी आया था। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे आपको इनमें से एक एक पार्ट में कभी कुछ डिफिकल्टी हुआ होगा, क्योंकि वो एक्सट्रीमली थ्योरेटिकल था, जो कि आपको मैंने पहले से ही बताया था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमारे टैक्स सेवर बुक से पूछे गए थे, वो बाद में मैं आपको डिटेल में जब अपने और डिस्कशन करेंगे आपको रिटन में आपको ये पेपर जो है रिव्यू करके दे दूंगा कि सर आपको आंसर्स कैसे लिखने थे, तो वो आपको उस समय पता चल जाएगा सर, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी। कल 19 जून है, कल ये सेशन ज्वाइन करना जो हमारा होने वाला है पोस्ट इंटरेक्शन वाटर आफ्टर एग्जाम्स, दैट इज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, आपको बताया जाएगा कि अब आपको क्या करना है एग्जैक्टली। सो डू जॉइन अस फॉर द session that is tomorrow 8 PM. Bye bye, take care, God bless you। और ये वीडियो को शेयर करो उन सारे फ्रेंड्स के साथ जिनका भी एग्जामिनेशन था, तो वो लोग को थोड़ा सा मेंटल पीस मिल जाएगा सर। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।